तो हमने कल लेफ्ट किया था। हमने कल इस बात पे सेशन खत्म कर दिया था कि हम स्क्रीन पे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। हमने कल बहुत ज़्यादा ही डिटेल में चले गए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट थोड़े सही तरह समझ भी आ गए कि रेक्टेंगल और सर्कल और ये सारे शेप किस तरह ड्रॉ करते हैं और पैरामीटर किस तरह देने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डिटेल में देख लिए। प्लस हमने साइज जो विद हाइट वगैरह इन सबको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया और इनके कलर कैसे सेट कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर लिया। लास्ट में जो हमने देखा था कि ट्राइंगल वाला फंक्शन जो है वो डेप्रिकेट हो गया और एक नया फंक्शन आ गया पॉलीगॉन के नाम से, जिसकी मदद से हम किसी भी तरीके का शेप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया था, क्लास एंड हो गई थी तो मैं दिखा नहीं सका। इस तरह का एल शेप या बूट शेप जो भी है, इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई वन हंड्रेड हंड्रेड, तो ये एक्स हंड्रेड और वाई हंड्रेड ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट 200 और 100। अब वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में मैंने 100 बढ़ा दिया तो वो 200 यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर तीसरा कोऑर्डिनेट मैंने दिया 200 200, और उसमें मैंने क्या किया कि एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ा दिया और वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा दिया। एक्स कोऑर्डिनेट 200 यहाँ पर है और वाई कोऑर्डिनेट 200 यहाँ पर है, तो यहाँ तीन कोऑर्डिनेट्स मैच हो गए। और उसके बाद फिर मैं इस तरह मजीद मैंने तीन कोऑर्डिनेट्स और दिए और टोटल एक पेयर एक्स और वाई वैल्यूज का, दूसरा पेयर एक्स और वाई वैल्यूज का, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर और छठा पेयर एक्स और वाई वैल्यूज का मिलके उन्होंने इस तरह का शेप बनाया। मैं इनकी वैल्यूज अगर चेंज करूंगा तो शेप भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 250 कर दूं, सेव करके अगर हम रन करेंगे तो थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज हो गया। ये वाला कोऑर्डिनेट जो लास्ट कोऑर्डिनेट मैंने दिया है वो थोड़ा ऊपर चला गया, 250 पे चला गया, जिससे शेप अब लाइन जो ड्रॉ करनी थी वो इस तरह की ड्रॉ हो गई। तो मैं यहाँ पर जितने मर्जी कोऑर्डिनेट्स दूंगा उसी तरह शेप इंक्रीज होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट दे दूँ 350, सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पर ये शेप कुछ इस तरह का बन गया। यहाँ यहाँ पर आके जब लाइन ड्रॉ हुई उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट गया जो यहाँ पर था, तो लाइन एक वापस इधर आई और इस इस पूरे शेप को मैच कर दिया। और फिर हमने देखा था फिल और लाइन में क्या फ़र्क है। लाइन कर दूंगा तो उससे बाउंड्री बनेगी। तो ये तो कल की बात है, इस पर हम और अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह सारे वर्टिसेस आपस में कैसे मिल रहे हैं और लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है और शेप कैसे ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि शेप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, कोई भी शेप अपनी मर्जी का। लेकिन आज हम इन शेप्स को थोड़ा सा एनिमेट करने के बारे में देखेंगे और लेयर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि एक शेप दूसरे शेप के ऊपर आ रहा है और बाकी सब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस कोड को डिलीट नहीं करते और सर्किल को रहने देते हैं, क्योंकि सर्किल से एनिमेशन शुरू करते हैं। अगर मैं हमने जब हम लेफ्ट 2D के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले सेशन में एक चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस करी थी, वो था गेम लूप, कि किस तरह ये जो तीन फंक्शन हमने लिखे हैं ये बार बार कॉल करेंगे। जिस तरह अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक फाइल बनाता है और उसका नाम लिख देते हैं लूप डॉट लुआ, और यहाँ पर अगर मैं एक वाइल लूप लगा दूँ, वाइल वन इक्वल वन, अब ये बात तो हमेशा ट्रू रहेगी। अब ये बात तो हमेशा ट्रू रहेगी, तो इसमें क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड दे दूँ और उसके बाद प्रिंट वन, और अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वन हेलो वर्ल्ड वन हेलो वर्ल्ड वन प्रिंट होता जा रहा है। तो ये लूप चलता रहता है। इसी तरह गेम लूप है, गेम लूप के अंदर ये तीन फंक्शंस कॉल हुए हैं और ये मुझे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा कंट्रोल सी से, तब वरना ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह गेम लूप में क्या हुआ है, तीन फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हुए हैं। तो अब होता ही है कि हर सेकंड में ये हर हर फ्रेम जितना भी आपके कंप्यूटर का एफपीएस है बाय डिफॉल्ट, उतनी बार ही अपडेट का फंक्शन कॉल होगा और उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, और ये स्क्रीन डिलीट होकर दोबारा ड्रॉ होती है। यहाँ पर अगर जो हम देख रहे हैं, हमारे पास एक ये जो शेप बना हुआ था, सॉरी सेव कर देते हैं फिर रन करते हैं। तो यहाँ पर जो शेप बना हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि शेप रुका हुआ है, हालांकि शेप नहीं रुका हुआ। एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार ये शेप डिलीट हो रहा है और दोबारा ड्रॉ हो रहा है, डिलीट हो रहा है और दोबारा ड्रॉ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों फंक्शन बार बार कॉल हो रहे हैं।
जैसे ही लेफ्ट डॉट लोड कॉल होता है कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन आगे चले जाता है लेफ्ट डॉट अपडेट के पास। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो आगे चले जाता है ड्रॉ के पास, और ड्रॉ में क्या लिखा हुआ है, सेट कलर और सर्किल। अब इससे हो क्या रहा है, इस पुराना वाला जितना भी कुछ लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाता है और फिर नई चीज ड्रॉ हो जाती है स्क्रीन पे। यानी ये जो सर्किल है, अगर मैं पुरानी स्क्रीन को बंद कर दूं, ये जो सर्किल है ये हर सेकंड में डिलीट होता है और फिर दोबारा ड्रॉ होता है, डिलीट होता है दोबारा ड्रॉ होता है। इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लॉजिक दे देता हूँ, और बजाय इसके कि मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे दूं, मैं यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। जैसे मैं यहाँ रन करूंगा मैं यहाँ देखूंगा कि अभी भी ये सर्किल एनिमेट नहीं हुआ बल्कि वहीं खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी बार भी ये लव डॉट ड्रॉ का फंक्शन कॉल होगा उतनी दफा क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज 100 हो जाएंगी, और फिर सेट कलर, और फिर सब कुछ ड्रॉ होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रॉ का जो फंक्शन है वो हर बार जीरो से कॉल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यूज कहीं सेव हो जाएंगी और उसके बाद हर बार जो ड्रॉ वाला फंक्शन है वो इनको अपडेट करता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ फंक्शन के एंड पे एक्स इक्वल या एक्स प्लस इक्वल जो हमने देखा था 100 कर दें, और वाई प्लस इक्वल 100 कर दें, ये इसी के बराबर है कि हम लिखें एक्स इक्वल एक्स प्लस 100। तो ये हमने देखा था कि एक्स प्लस प्लस इक्वल लिखने का मतलब यही होता है कि हम उसी वेरिएबल में 100 प्लस कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूं, अब यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि अच्छा ये जो प्लस इक्वल टू है ये पाइथन में होता है, लुआ में नहीं होता, सॉरी। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब क्या हुआ, अभी भी जो इसका एक्स और वाई वैल्यूज हैं वो उसमें प्लस 100 नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। इसमें हर हर फंक्शन के कॉल पे प्लस 100 होता है, लेकिन हमने देखा था कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा, अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें प्लस 100 होकर 200 वैल्यू तो हो गई, लेकिन जब दोबारा से ये ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी, एक्स इक्वल 100। तो वो जो इंक्रीमेंट हुआ 100 का वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि जैसे ही ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल हुआ दोबारा से एक्स की वैल्यू 100 हो गई, और फिर ये वाई की वैल्यू जैसी 100 हुई उसके बाद जैसे ही दोबारा ये कॉल हुआ उसके बाद ये वाई की वैल्यू दोबारा 100 हो गई। तो कोई मसला नहीं है, ड्रॉ का फंक्शन, ये बात आपको समझ आई कि मैंने अभी क्या बोला। मैंने यहाँ पर ही बोला कि एक्स की वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो 100 है इस वाली लाइन में। अभी सिर्फ एक्स की वैल्यू की बात करते हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 200 हो जानी चाहिए, है ना। यानी इसका मतलब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 100 है। जब दूसरी बार फंक्शन कॉल हो ड्रॉ तो एक्स की वैल्यू 200 होनी चाहिए, यानी ये सर्किल जो है वो यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए, इस वाले एरिया में होना चाहिए, जबकि अभी भी इसी एरिया में 100 वाले एरिया में। और जब तीसरी बार ड्रॉ का फंक्शन कॉल हो तो वैल्यू 300 होनी चाहिए और सर्किल यहाँ पर होना चाहिए, और 400, और सर्किल इस तरह स्क्रीन से बाहर चला जाए लेकिन एनिमेट हो। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब जब भी ये ड्रॉ वाला फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, रिगार्डलेस कि इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है, लेकिन ये फंक्शन तो लूप में है ना, ये दो लाइंस भी तो कॉल होंगी, तो वापस से जैसे ही फंक्शन दोबारा कॉल होगा, कोऑर्डिनेट 200 होने से पहले ही वापस एक्स की वैल्यू 100 सेट हो जाएगी और दोबारा से हमें सर्किल उसी जगह पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 200 हुई उसके बाद सेट कलर यहाँ पर दोबारा 100 कर देता है। हम इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, वो भी बहुत ही बेकार सोल्यूशन है, लेकिन सिर्फ इस बात को समझने के लिए हम उस इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या होगा कि अब सर्किल नए कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ होगा। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बजाय इसके कि पुराना सर्किल डिलीट होने के दो सर्किल ड्रॉ हो गए, पहले एक्स 100 पे और उसके बाद जब एक्स की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करी तो यहाँ पर नए सर्किल ड्रॉ हो गए। लेकिन दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गई कि एक तो पुराना सर्किल डिलीट नहीं हुआ तो एनिमेशन वाला इफेक्ट नहीं आया, और दूसरा इतना तेज ये अपडेट हुआ कि हमें सर्किल मूव होता है दिखा भी नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब हम क्या दोबारा से ये करेंगे, तो इसका सोल्यूशन ये है, हम लूप लगा देते हैं, लेकिन वो भी इतना एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है।
गेम लूप जो है उसके अंदर दो फंक्शन बार बार कॉल हो रहे हैं ना, अपडेट और ड्रॉ। लेकिन लव डॉट लोड वाला जो फंक्शन है, ये हमने पहली क्लास में देखा था कि ये फंक्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम कॉल होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी जो भी हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे चाहिए वो हम इस लोड वाले फंक्शन में लिख सकते हैं। तो हर बार क्या होगा, जब गेम लूप चलने से पहले, वो लूप चलने से पहले लव डॉट लोड वाला फंक्शन चलेगा, उसमें जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए होंगे वो डिफाइन हो जाएंगे। उसके बाद ये लोड वाला फंक्शन दोबारा गेम के एंड तक कॉल नहीं होगा। अगर हम उसको कॉल कराएं बाय डिफॉल्ट तो वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा, वरना ये लव डॉट लोड वाला फंक्शन खुद से गेम लूप के अंदर दोबारा कॉल नहीं होगा। तो इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं इस एक्स और वाई की वैल्यूज को अपडेट में ले जाऊं, तो क्या ये सही सोल्यूशन है? इसको डालते हैं। क्या ये अच्छा सोल्यूशन है लव डॉट अपडेट में लिखना? एग्जीक्यूट करके देखें। सही। तो ये एक बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पहले लव डॉट लोड वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा, और फिर ड्रॉ वाला फंक्शन दोबारा अपडेट को कॉल करेगा, और अपडेट वाला दोबारा ड्रॉ को, और फिर अपडेट, और फिर ड्रॉ, और फिर अपडेट, और फिर ये गेम लूप चलता रहेगा। ये यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर जो अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपडेट वाला फंक्शन तो हर बार कॉल हो रहा है ना, इसका मतलब वैल्यूज दोबारा से 100 हो जाएंगी। तो इस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। दोबारा से जब अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, वैल्यूज अपडेट तो हो जाएंगी, लेकिन दोबारा से 100 सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर अब हम इसको रन करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब सर्किल पहली पोजीशन पे नहीं, बल्कि फर्स्ट बारी में ही, फर्स्ट टाइम पर ही दूसरी पोजीशन पे लोड हुआ है। क्योंकि इससे पहले कि सर्किल ड्रॉ होता, सर्किल के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए, और फिर जब दोबारा हमने कॉल किया, दोबारा से 100 हो गई, और फिर क्योंकि ये लूप में चलता जा रहा है, तो बेस्ट सोल्यूशन इसका ये है कि हम एक्स और वाई को इधर ले जाएं। क्योंकि लोड वाला फंक्शन तो लूप में है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ वन टाइम कॉल होगा। उसके बाद क्या होगा कि अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़े कम कर लेते हैं हम इसकी वैल्यू को। ये तो इनिशियल वैल्यूज हो गई ना 100 100, उसके बाद हम थोड़ा स्लो स्लो पिक्सल बढ़ाते हैं 5। अगर मैं सेव करूं या रन करूं, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सर्किल नीचे की तरफ आ रहा है। सर्किल तो एनिमेट हो गया, लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर से, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस लॉजिक को। लव डॉट लोड कॉल हुआ गेम के स्टार्ट पे, एक्स और वाई की वैल्यूज। अब इस वैल्यू पे हम कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल के नाम से ज़्यादा उसकी वैल्यू मैटर करती है प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। उसके बाद अपडेट वाला फंक्शन कॉल हुआ, और अपडेट वाला फंक्शन कॉल होते ही एक्स और वाई की वैल्यू 105 और 105 हो जाएंगी। उसके बाद ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा और सर्किल ड्रॉ होगा। और इत्तेफाक से हमें पुराना सर्किल डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉ वाला फंक्शन खुद ही डिलीट कर देता है। फिर उसके बाद दोबारा से अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज में दोबारा से +5 होगा, दोबारा से ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा, और नया सर्किल ड्रॉ होगा, पुराना सर्किल डिलीट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सर्किल ने मूव किया है, लेकिन असल में सर्किल पुरानी वैल्यू से डिलीट होकर नई वैल्यू पर ड्रॉ हो रहा है। तो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है मूवमेंट का। लेकिन हमारा जो यूजर होगा, जो प्लेयर होगा, जो गेम खेलने आएगा, उसको तो नहीं पता, नहीं बात, तो उसको तो लगेगा मूवमेंट की हुई है, लेकिन असल में ये एक इल्यूजन है। उसके बाद दोबारा अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, दोबारा एक्स और वाई की वैल्यूज में 5 5 पिक्सल्स का इंक्रीमेंट होगा, दोबारा ड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा, नया सर्किल ड्रॉ होगा, फिर अपडेट, फिर ड्रॉ, फिर अपडेट, फिर ड्रॉ, और एक इल्यूजन क्रिएट होगा मूवमेंट का, जिससे हमारी एनिमेशन बन जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा एंड रिजल्ट है। हमने अभी यहाँ पर वॉल्स नहीं बनाई, क्योंकि वो भी हमें खुद बनानी पड़ेंगी, और डिटेक्शन लगानी पड़ेगी कॉलिजन के, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो उस पर कैसे मूव करना है वो बिहेवियर हम डालेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया एनिमेट करने का। तो अगर यहाँ पर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि तीनों कोड्स जो हमने पिछले देखे उनमें क्या फ़र्क था।
सही है। तो आगे बढ़ते हैं। लोड वाला फंक्शन कॉल हुआ, अपडेट हुआ, ड्रॉ अपडेट ड्रॉ अपडेट ड्रॉ अपडेट ड्रॉ, और ये चलता रहेगा। और ऐसा लगेगा कि हमारी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो सर्किल है या बॉल है, वो मूव कर रही है हर सेकंड 5 पिक्सल। मैं इसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ, या 50 कर दूंगा। सेव करूंगा तो अब ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी में गया, क्योंकि आप 50-50 पिक्सल्स एक सेकंड में, एक सेकंड से भी कम टाइम में, क्योंकि हमने देखा था डीटी जो है, डेल्टा टाइम जो है, वो हर सेकंड में एफपीएस के हिसाब से ये एक फ्रेम है, ना कि एक सेकंड। अब जितने फ्रेम्स पर सेकंड पर आपका कंप्यूटर है, उतने फ्रेम्स पर सेकंड ये फंक्शन कॉल होगा, यानी उतनी बार एक सेकंड में फंक्शन कॉल होगा। तो 50-50 पिक्सल की छलांग बहुत बड़ी छलांग हो गई। अगर हम 1 कर देंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। और अगर हम एक की वैल्यू ज़्यादा एक की कम कर दें, तो एक डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड और एक डायरेक्शन में कम स्पीड से मूव करेगा। अब वाई में आप देख सकते हैं, अभी एक्स एक्स में मूव कर रहा है, लेकिन वाई में इतनी स्पीड से कर रहा है कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला एक्स की मूवमेंट नोट करने का। अभी वाई में तेज से गया, थोड़ा ये अभी भी टेढ़ा जा रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू इतनी कम है कि हम महसूस नहीं कर पा रहे। थोड़ी बढ़ा के देख लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब हम देख सकते हैं बहुत कम टेढ़ा जा रहा है। तो इससे हम एंगल्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि कल को अगर मुझे स्पीड चेंज करनी है, तो मैं क्या बार बार आके यहाँ पर 4 करूंगा या 5 करूंगा? तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बार बार। क्योंकि हमने देखा था कि हार्ड कोड लिखना या ड्राई कोड लिखना, डोंट रिपीट योर सेल्फ वाला, तो वो कोड लिखना प्रोग्रामिंग में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ गेम डेवलपमेंट में नहीं, चाहे एआई हो चाहे कोई भी फील्ड हो, ऐसा कोड लिखना जिसमें हमें बार बार जाके खुद हार्ड कोड करके वैल्यूज चेंज करनी है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि हम यहाँ पर क्यों ना एक टेबल स्पीड नाम का एक वेरिएबल बना लें, और यहाँ पर हम बजाय इसके हम स्पीड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ वैल्यू 5। और अब क्या होगा कि उस स्पीड से ड्रॉ करेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर दो वेरिएबल बना लूँ, स्पीड एक्स स्पीड वाई। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को, और सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम चलाते हैं, क्योंकि हमें अभी सबको एक ही डायरेक्शन में कर लेते हैं। यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस, इससे भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम यहाँ पर एक टेबल ही बना लें, क्योंकि सेम डाटा सेम जगह स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, हम चाहे तो ऐसे बना लें, x=10। या फिर हम बाहर भी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, प्लेयर डॉट वाई, जैसे मर्जी चाहें हम अंदर ही एक ही बारी में डिफाइन कर देते हैं वाई, सॉरी 100, क्योंकि 10 बहुत ही ऊपर हो जाएगा। और स्पीड लास्ट वेरिएबल। और यहाँ पर प्लेयर डॉट करना पड़ेगा, या तो हम ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल करें या डॉट नोटेशन ज़्यादा आसान लगती है मुझे, इसलिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। रन करते हैं, एरर आ गया, बैड आर्ग्यूमेंट नंबर 2। अब एरर किस चीज़ का है कि हम यहाँ पर एक्स और वाई बोल रहे हैं, जबकि एक्स और वाई नाम के कोई वेरिएबल अब इस कोड में मौजूद ही नहीं है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और अब हमारा सर्किल बड़े आसानी तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट्स ऐड करते हैं अपने इस कोड में। तो जो सर्कल की जो स्पीड है वो हार्ड कोड ही रहेगी, हम उसको अपनी तरफ से अपडेट नहीं कर सकते रियल टाइम में, मतलब कोई लॉजिक लगा के। यूजर से इनपुट लेके हाँ। यूजर से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी अभी हम सिर्फ गेम के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए मैं उधर जाने नहीं चाह रहा। लेकिन हम कर सकते हैं, और हम इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं, इफ एल्स लूप, जो मर्जी हम चाहें, जो जो भी हमने लुआ के बारे में पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सही।
बल्कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू बना दूँ आई और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 0, और हम क्या करते हैं हर बारी में आई की वैल्यू में सिर्फ +1 करते हैं, आई इक्वल्स i+1, जो भी आई की पुरानी वैल्यू है उसमें +1 होकर नई वैल्यू मिल जाएगी। और हम क्या करेंगे, इफ आई डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 0। सॉरी ये हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी लुआ के अंदर, बहुत छोटी चीज़ है, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर मैं इसको जल्दी मिटाता हूँ, हम यहाँ जाते हैं प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर 1 आंसर आ गया, जो कि हमें पता है सही है, टेबल है। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, या रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर कह रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी क्या रिमेन बचा, जिससे हम 5 डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो 5 1 जा 5, और सब्ट्रैक्ट करा दिया 5, क्योंकि 5 × 5 आता है, 0 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो मैं यहाँ पर 0 प्रिंट कराना चाहता हूँ इस वाली लाइन पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए लुआ ने मुझे एक ऑपरेटर दिया है, मुझे कोई लंबी चौड़ी मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी, और वो ऑपरेटर कहलाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर आ गया 0, सॉरी आंसर आ गया 0। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ने क्या किया कि मुझे यहाँ पर 0 आंसर दे दिया, जो भी रिमाइंडर बचा था। अगर यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने वाली, अगर मैं लिखूँ 8 तो कोई भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि 3 बचेगा, 5 1 जा 5, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 5 8 - 5 जब कराएंगे तो आंसर बचेगा 3। यहाँ पर 8 5, ये 1 जा आ जाएगा, और 5 जब हम माइनस कराएंगे तो बचेगा 3। तो हम यहाँ पर क्या हुआ कि आंसर बचा 3, और उसने ये जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर दूंगा, अब ये पहला वाला जो नंबर है, पहला नंबर वो है जो उसके अंदर जाता है, घर के अंदर जाएगा डिवाइड कराते हुए, पहला वाला नंबर वो है जो यहाँ घर के अंदर आएगा इधर, और दूसरा वाला नंबर वो है जो बाहर खड़ा होगा 5। तो ये इस तरह से ये काम करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर मैं इसे सेव करूँ और रन करूँ, 0। तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्जर्विंग वाली चीज़ है, वो ये कि जब भी मैं किसी ऐसे नंबर को घर के अंदर भेजूंगा और घर के बाहर ऐसा नंबर होगा, यानी घर के बाहर ऐसा नंबर है जिसके टेबल में वो नंबर आता है जो घर के अंदर है, यानी 5 के टेबल में 10 आता है। इस तरह अगर यहाँ मैं 15 लिखूँ, या इसी तरह यहाँ पर मैं 20 लिखूँ, तो ये वो नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर पूरे पूरे डिविजिबल होंगे, पूरे पूरे डिवाइड होंगे, तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। हम इस लॉजिक का फ़ायदा उठा सकते हैं गेम को पॉज करने के लिए, यानी हम ये बोलते हैं, हमें आई के वेरिएबल को बाकायदा पॉज बोल देता है। अब ये एक बहुत ही बुरा तरीका है किसी भी गेम को पॉज करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हम अपनी लॉजिक डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर में अलग तरह का पॉज आएगा, आपके कंप्यूटर में अलग टाइम का पॉज आएगा, क्योंकि हर किसी कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड और सीपीयू अलग अलग होते हैं। अब मेरे कंप्यूटर को हो सकता है आपके कंप्यूटर से कम टाइम लगे इसको कैलकुलेट करने में, 5 डिवाइड बाय 5 को कैलकुलेट करने में, बहुत ही 1 सेकंड का भी बहुत ही हज़ारवा या लाखों या करोड़ों वो वह हिस्सा, मिलियन हिस्सा होगा जिस सेकंड में वो कर पा रहा होगा 5 डिवाइड बाय 5, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। लेकिन हो सकता है आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट हो, तो वो, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है पॉज कैलकुलेट करने का, लेकिन हम सिर्फ ये देखने के लिए कि हम अपडेट के फंक्शन में लॉजिक कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको कर रहे हैं। तो इफ पॉज डिवाइड बाय 100 या 1000 इक्वल्स 0, बल्कि डिवाइड बाय नहीं, मॉड्यूलस 0, देन
यानी ये भी एक तरीका हो गया स्पीड कंट्रोल करने का, बहुत ही बेकार तरीका है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए कि लॉजिक डाल सकते हैं। अब क्या होगा, जब तक पॉज की वैल्यू इतनी नहीं आती कि उसको 1000 से डिवाइड करने पे 0 ना आ जाए, और ऐसा तभी होगा जब वो आई की वैल्यू प्लस होते 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 1000 तक पहुंचेगी। तो हमने सही किया, थोड़ा सा अपना एफपीएस स्लो कर दिया। हमने इसकी मूवमेंट की स्पीड स्लो नहीं करी, एफपीएस बहुत ही बेकार तरीका है लेकिन हमने कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, अब हम देखेंगे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी, अब ये मूव करेगा बहुत स्लो, जब तक वैल्यू 1000 नहीं होती है वेट करेगा। हम यहाँ स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले, और पॉज को थोड़ा कम कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम है जल्दी। इसने मूव किया, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, वेट करते हैं, और फिर मूव किया, तो यहाँ पर पॉज आ गया। थोड़ा कम कर लेते हैं या फिर हम स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि हम और नोटिसेबल हो जाए। तो एक तरह से पॉज आ गया। तो हमने क्या किया, अपने लव अपडेट में लॉजिक डाल दी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बजाय इस फालतू लॉजिक के हम एक नई लॉजिक डालते हैं। हम इसको एनिमेट नहीं करेंगे कब तक, जब तक यूजर जो है वो डाउन एरो ना दबाए या एंटर की ना दबाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही, अब हमें फिर से अपना पूरा कोड लिखें, लॉजिक वॉजिक लिखें, उससे बचाने के लिए लव टू डी ने हमें एक और फंक्शन दिया। अब आप सोचेंगे अगर हम लव टू डी के बगैर काम कर रहे होते तो कितना मुश्किल आता, क्योंकि हमें सारी लॉजिक खुद लिखनी पड़ती है। हमें ड्रॉ की लॉजिक, फिर ये विंडो ड्रॉ करने की, बहुत सारे काम हमें खुद से करना पड़ता। अब कितने सारे फंक्शन हमें लव टू डी ने बना के दे दिए, जो हम सिंपल कॉल कर रहे हैं उनको, उनके जो उनको पैरामीटर्स चाहिए वो पैरामीटर्स दे रहे हैं, और हमें वो आउटपुट आसानी से मिल रहा है। हमारा कितना टाइम बच रहा है। तो ये फ़ायदा है गेम इंजन का। अब हम आगे चल के गो डॉट या यूनिटी पे जाएंगे तो वो और भी बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गेम इंजन हैं, उसमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम यहाँ जाते हैं और एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, if love dot keep rest। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन हमने ड्रॉ में क्यों नहीं चेक किया, अपडेट में क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि एरो की का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ड्रॉ से, हम तो अपडेट कर रहे हैं फंक्शन को। हर बार जब की प्रेस कर रहे हो तो नई चीज़ हो रही है। हाँ, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ पे अगर इसको ला देते हैं तो की प्रेस होने पे ड्रॉ होगा, ना कि पोजीशन चेंज होगी। हम इसको ड्रॉ पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन की प्रेस होने पे ड्रॉ होगा। लेकिन अगर हम इसको इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपडेट पे, तो अब की प्रेस होने पे उसकी मूवमेंट होगी, ना कि ड्रॉ चेंज होगा। तो ये फ़र्क है। तो की प्रेस में आता है और यहाँ पर हमें दो इनपुट देना है। पहला हमें देना है कौन सी की, तो हम ले लेते हैं डाउन, सेव करते हैं, करते हैं, एरर आ गया क्योंकि अटेम्प्ट टू कॉल फील्ड की प्रेस्ड अनिल वैल्यू। हमने यहाँ पर एक पैरामीटर नहीं दिया, और हम इसको पैरामीटर दे देते हैं। सेकंड पैरामीटर इसको होता था स्कैन कोड, तो हम इसको पहले वाले को कर देते हैं की, और दूसरा वाला था वो था स्कैन कोड। तो अगर हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बल्कि अगर हम यहाँ पर, बल्कि इसका एक और अच्छा एक फंक्शन है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो है इस डाउन। कीबोर्ड डॉट इस डाउन क्या करता है,
जब तक वो की दबी हुई है, यानी की प्रेस में क्या था, वो बटन दबा और पोजीशन चेंज हो गई। की डाउन का मतलब क्या होता है, अभी तक वो बटन दबा हुआ ही है। यानी अगर हम यहाँ पर कुछ इमेजेस देखें, तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने बटन दबा के रखा हुआ है। इस डाउन वाला फंक्शन करता है, रिकॉर्ड करता है कि अभी तक बटन दबा हुआ है नहीं। यानी जिसमें हम करते हैं ना होल्ड F5, या होल्ड का मतलब क्या होता है, दबा के रखो। और तो इस डाउन वाला फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है कि अभी तक दबा, सॉरी, इस डाउन वाला फंक्शन क्या करता है, अभी तक दबा हुआ या नहीं दबा हुआ। यानी जो हमने पहले लिखा था की प्रेस, वो सिर्फ जैसे मैंने डाउन वाला बटन दबाया, पोजीशन चेंज हो गई, खत्म। लेकिन अगर मैंने दबा के रखा हुआ है, तो उस पर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ वन टाइम चलता है। तो इस डाउन वाला फंक्शन जो है ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम सिंपल इसको की दे देंगे। मैं इसको की दे देता हूँ, अब की दे देते हैं। और अब की देने से हम कर देते हैं कि इसकी जो हम स्पीड कम कर देते हैं, वरना बहुत लंबी तरह मार लेगा। और सिर्फ एक्स वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि सिर्फ ऊपर जा रहा है ना। बल्कि अभी इस पर रहते हैं, फिर आस्ते आस्ते करते हैं। अब मैं ऊपर वाली की दबाता हूँ, तो उसने 100 पिक्सल की छलांग मार ली। मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब मैंने बटन दबा के रखा हुआ है, नीचे जा रहा है, क्योंकि की डाउन ट्रू है। मैंने छोड़ दिया, दबा के छोड़ा, दबा के छोड़ा, और दबा के रखा हुआ है। तो जब तक मैं होल्ड करके रखूंगा उस की को, तब तक क्या होगा, ये लॉजिक चलेगी, वरना ये लॉजिक नहीं चलेगी। अब ये फंक्शन कितनी बार चेक हो रहा है, ये 1 सेकंड में जितना आपका FPS है उतनी बार चेक कर रहा है। यानी ये हर सेकंड में कोई 60 या 100 मरतबा है, उससे भी ज़्यादा मरतबा चेक कर रहा है। आपके FPS पे डिपेंड करता है कि ये बटन दबा हुआ है नहीं दबा हुआ, दबा हुआ है नहीं दबा हुआ, और उसके हिसाब से इसकी लॉजिक चेंज कर रहा है। तो हम इसको गेम की तरह बना देते हैं। सिर्फ मैं इसकी एक्स वैल्यू चेंज करता हूँ, लेकिन क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसको कर देते हैं माइनस। यानी माइनस से क्या होगा, अभी ऊपर जाएगा। इसको रन करके देखते हैं पहले। तो राइट पे जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जब मैं माइनस करूंगा, तो वो हमने देखा था ये 0 है एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता। और ये 0 है वाई की वैल्यू, और यहाँ कोई भी वैल्यू सकती है। तो जैसे ही मैं इसकी एक्स की वैल्यू में से माइनस कर रहा हूँ, तो ये माइनस होकर 0 की तरफ जाएगा, और अगर मैं प्लस करूंगा तो ये प्लस होके इस तरफ जाएगा। तो हम इस लॉजिक को थोड़ा, और अगर मैं y की वैल्यू में माइनस करूंगा तो ऊपर जाएगा, और y की वैल्यू में प्लस करूंगा तो नीचे आएगा। सिंपल अलजबरा जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वही अलजबरा यहाँ फॉलो हो रही है। अभी आगे जाके फिजिक्स भी अप्लाई होगी, जब हम कॉलिजन या वेलोसिटी की बात करेंगे बॉल की। तो आगे चलते हैं, और इसमें y में से माइनस करते हैं। और माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि y की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जाए, यानी ऊपर की तरफ जाए। अब इसी को लॉजिक कॉपी कर लेते हैं 4 बार, या सिंपल एलिफ डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। एल्स इफ और एल्स इफ। हम यहाँ से कर लेते हैं डाउन, राइट और लेफ्ट की। हम यहाँ चाहें तो WASD भी चेक करा सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं जिससे हमारी गेम्स में होता है एंड, या फिर और यहाँ मैं दे दूँ W। तो अब क्या होगा, अब मैं ऊपर वाली की दबाऊँ या W दबाऊँ, सेम आउटपुट आएगा। मैं करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, y में प्लस करेंगे, और राइट पे जाने के लिए हम x में प्लस करेंगे, क्योंकि हमें x की तरफ जाना होगा, और लेफ्ट पे हमें 0 की तरफ जाना होगा, तो माइनस करेंगे। और हमें यहाँ पर y अपडेट करना है, यहाँ पर y अपडेट करना है, और यहाँ पर x ही। तो रन करते हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं। तो अब हम अपने प्लेयर को
मूव कर पा रहे हैं पूरी स्क्रीन पे। अब हमारी गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल आ गया अपनी गेम के ऊपर। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं इमेजेस वगैरह, या हम ऐसे कैरेक्टर कैसे इंपोर्ट करेंगे जो ड्रॉ हुए हैं बाकायदा फोटोशॉप पे, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी के लिए आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सही है। गुड है, तो फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में।